हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मॉडल्स ऑफ करिकुलम। मॉडल्स ऑफ करिकुलम में हम इस वीडियो में सारे जितने भी मॉडल्स हैं हमारे करिकुलम के, जिनके बेसिस पे हम करिकुलम सेट करते हैं, वो सारे मॉडल्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मॉडल्स कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे मॉडल्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव मॉडल, सबसे पहला मॉडल कौन सा है हमारा? ऑब्जेक्टिव मॉडल। नाम से हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्टिव इसमें हमारा मेन रोल प्ले करता है। ऑब्जेक्टिव हमारे जो भी हम करिकुलम सेट कर रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव मॉडल इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स शुड स्पेसिफाई द डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स। जो भी हम चाहते हैं कि हमारा आउटकम होगा, जो भी हम चाहते हैं कि हम बच्चों में कौन से वैल्यूज़, कौन सी चीज़ें, कौन सा बिहेवियर हम उनका चेंज करना चाहते हैं, क्या चीज़ें हम उनमें लाना चाहते हैं, तो जो भी हम आउटकम चाहते हैं वो ही हमारा ऑब्जेक्टिव में शो होना चाहिए। दिस मॉडल कंप्राइजेज 4 मेन स्टेप्स। ऑब्जेक्टिव में हमारे 4 मेन स्टेप्स रहते हैं। एग्रीइंग ऑन ब्रॉड एम्स विच आर एनालाइज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे मेन एम्स हैं, जो भी हमारे ब्रॉड एम्स हैं, उनको हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में हम उनको एनालाइज करके उनको हम अपने एम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो एम है विच शुड बी एनालाइज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव्स। एम और ऑब्जेक्टिव हमारा सिमिलर होने चाहिए। जो भी हमारा एम है उसको हम अपना, जो हमारा एम क्या होता है, हमारा एक एम जो होता है ब्रॉडर एम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम शॉर्ट ऑब्जेक्टिव से अपने एम की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग अ करिकुलम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब हम जो हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, ठीक है, हमारा ब्रॉड एम क्या है कि हम बच्चे के अंदर एक अच्छी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, हम उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाना चाहते हैं, हम उनको एक कॉन्टिन्यूस लर्नर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्रॉड एम्स हो गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो भी हमारा करिकुलम सेट हो रहा है, साइंस की दृष्टि से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैथ्स की दृष्टि से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल साइंस की दृष्टि से हम क्या उनको समझाना चाहते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है वो उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होना चाहिए। रिफाइनिंग द करिकुलम इन प्रैक्टिस बाय टेस्टिंग इट्स कैपेसिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हम करिकुलम को इस तरह से रिफ़ाइन करेंगे कि वो जब हम उसको इम्प्लीफाई करें, जब हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करें, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। कम्युनिकेटिंग द करिकुलम टू द टीचर्स थ्रू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कि उसके बाद हम टीचर्स को हम अपना करिकुलम अच्छे से उनको इस तरह से समझाएं कि वो टीचर्स आगे उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सके कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, ठीक है। मेन चीज़ क्या है? हर चीज़ में आपका ऑब्जेक्टिव ही है, आपका एम के ऊपर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, आपका करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होना चाहिए। फिर उसको अच्छे से आपको रिफ़ाइन करना आना चाहिए। करिकुलम इस तरह से ये होना चाहिए कि वो आपके बहुत ज़्यादा लेंदी में नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। फिर टीचर्स को अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको फ्रेम करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें। अभी क्या है, इसको हमने एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, रिफाइनिंग ऑफ करिकुलम, कम्युनिकेटिंग करिकुलम, ठीक है। सबसे पहले हमने हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट हो गए, उसके बाद हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बेसिस पे। इस तरह से होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। फिर रिफाइन करेंगे करिकुलम को कि अच्छे से, कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने लायक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो, और हाँ, इस तरह से होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। वो सारा हमने ऑब्जेक्टिव में करिकुलम में पढ़ा था, कि जब हमने पढ़ा था कि किस तरह से सेट होना चाहिए, कि इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसको स्टूडेंट्स इम्प्लीफाई कर सकें, उसको अपने रियल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इस तरह से होना चाहिए। रिफाइनिंग ऑफ करिकुलम के बाद कम्युनिकेटिंग करिकुलम, फिर टीचर्स उसको एक्चुअल में क्लासेस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी, टीचर कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, तो वो सारा फिर कम्युनिकेटिंग करिकुलम। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर
हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद अगर वो उसमें कोई खामियां हैं तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, और अगर कोई खामियां नहीं हैं तो फिर उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब इन दिस मॉडल इवैल्यूएशन इज डन एट ईच स्टेज ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन। इवैल्यूएशन हम इसके हर स्टेज पे करते रहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मॉडल है कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फीडबैक लेके, टीचर्स का फीडबैक लेके, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके कि किस तरह से अगर कोई भी ड्रॉबैक्स है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। कंटेंट, मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सभी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, इसमें जो ये आपके चार्ट्स हैं इनको अच्छे से आप समझ लें। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेपर पे आप सारे मॉडल्स के बस ये चार्ट्स बना के देख लें। अगर आपके दिमाग में चार्ट फिट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इजीली इसको लिख सकते हैं। चार्ट आपने लिख दिया, एम एंड ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, रिफाइनिंग, कम्युनिकेटिंग और इवैल्यूएशन। ठीक है, ये चार्ट्स आप याद कर ले और ये ज़रूर बना के आएँ अगर ये मॉडल्स आता है तो। ठीक है, अच्छे से सुंदर सुंदर थोड़ा खुला खुला इसको बना कर आएँ तो गारंटी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। उसके बाद है द प्रोसेस मॉडल। द प्रोसेस मॉडल, अनलाइक द ऑब्जेक्टिव्स मॉडल, दिस मॉडल डज नॉट कंसिडर ऑब्जेक्टिव्स टू बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रोसेस मॉडल में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया है। यूजिंग दिस मॉडल प्रीसपोजेस दैट, इस मॉडल में ये मॉडल क्या कहता है, कंटेंट हैज़ इट्स ओन वैल्यू, देयरफॉर इट शुड नॉट बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या कह रहा है कि कंटेंट की अपनी खुद की वैल्यू है, कि इसको हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे उसको सिर्फ हम सेट नहीं करेंगे कि ये हमारा लक्ष्य है तो बस उसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमने ये कंटेंट बनाया है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों को हम अच्छे से लर्निंग दें, किस तरह से उनको चीज़ें सिखाएं। जो हमारा वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा लेंदी भी करना पड़े या उसको कहीं से हमें कट भी करना पड़े, मोल्ड भी करना पड़े, तो वो हम कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, कंटेंट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर्स, कंसेप्ट्स एंड क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज टू अप्रेज द करिकुलम। जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम किस तरह से कर रहे हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारे कंसेप्ट्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के हम करिकुलम को सेट करते हैं। ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव मे रिजल्ट इन नॉलेज बीइंग डिस्टॉर्टेड। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे अगर हम कंटेंट को लेकर चलेंगे तो नॉलेज जो है वो जो हम कभी कभी नॉलेज डिस्टॉर्टेड हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम अच्छे से बच्चों को नॉलेज नहीं दे सकते अगर हम एक रिजिड होकर हम बस एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर हम चलते चलें। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैव देयर ओन वैल्यू एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड। फॉर दिस रीज़न लर्निंग एक्टिविटीज़ कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। तो इसमें क्या है, प्रोसेस पे पूरा ध्यान दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स पे पहले ध्यान नहीं दिया गया, इसमें प्रोसेस पे ध्यान दिया गया कि हम जब बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे, प्रोसेस सिखाएंगे, तो लर्न करते करते वो चीज़ें अपने आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, करिकुलम, आइडियाज़ और गोल्स। ठीक है, हम जो एक करिकुलम हम सेट कर रहे हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उसके बाद हम कंटेंट मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि हमारी मेथोडोलॉजी कौन सी रहेगी, फिर आउटकम क्या रहेगा, फिर इवैल्यूएशन क्या रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सीधा करिकुलम नहीं बना दिया, हमारे कुछ करिकुलम आइडियाज़ हैं कि हमें किस तरह से अपना करिकुलम सेट करना है। बहुत ही कुछ हमने 4-5 ऑब्जेक्टिव को लेके हम बस करिकुलम को सेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे करिकुलम आइडियाज़ हैं, हमारे कुछ गोल्स हैं, उनके ऊपर हम कंटेंट मेथोडोलॉजी बनाएंगे। आउटकम्स जो आएगा उसके बेसिस पे हम एवैल्यूएशन करेंगे और फिर एवैल्यूएशन के बेसिस पे हम उसको दोबारा से सेट करेंगे कि चेंजेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, इन द प्रोसेस मॉडल कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स, ईच ऑफ देम हैज़ आउटकम्स दैट कैन बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, उनके बेसिस पे हम कंटेंट और अपनी मेथोडोलॉजी बनाते हैं
और जिसके बेसिस पे हमें जो भी आउटकम मिलता है उसको हम इवेलुएट करते हैं. The evaluation results from the outcome are fed into the goals which will later influence the content and methodologies. Unlike the objectives model, there is no direct evaluation of the content and the methodologies. ठीक है, इसमें क्या है, जो भी हमें एवोल्यूशन के बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसको फिर हम वो हेल्प करता है हमारे गोल्स को सेट करने में, हमारे करिकुलम को सेट करने में और हमारे मेथडोलॉजी को सेट करने में. ठीक है, अनलाइक द ऑब्जेक्टिव्स मॉडल देयर इज़ नो डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ द कंटेंट एंड द मेथडोलॉजीज. ठीक है, डायरेक्ट ही जो हमारा कंटेंट है और जो हमारा मेथडोलॉजी है, unlike the objectives model there is no direct evaluation of the content and the methodologies. ऑब्जेक्टिव मॉडल में क्या था कि हमारा जो हर स्टेज पे हम एवेल्यूशन कर रहे थे. ठीक है, हमारा कंटेंट कैसा है उसको भी हम फिर एवेल्यूएट कर रहे थे, हमारी मेथडोलॉजी सही है कि नहीं उसको भी हम एवेल्यूएट कर रहे थे. यहाँ पर डायरेक्ट एवेल्यूशन नहीं है कंटेंट का और मेथडोलॉजीज़ का. इसमें क्या है, जो भी हमारा आउटकम है, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट मेथडोलॉजी के बाद जो भी हमारा आउटकम मिलता है, ठीक है, आउटकम माने कि बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, उसको हम एवेल्यूएट करने के बाद फिर हम उसको उसके अंदर चेंजेस लाते हैं हमारे गोल्स के अंदर, हमारे आइडियाज़ के अंदर कि हमने सही सेट किया या नहीं सेट किया, या उसके बाद हमारे कंटेंट और मेथडोलॉजी में चेंजेस आने चाहिए नहीं आने चाहिए, उसके बाद हम चेंज लाते हैं. ठीक है, डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं है यहाँ. वहाँ पर क्या था, हर स्टेज पर डायरेक्ट इवोल्यूशन था. ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि प्रोसेस मॉडल ऑब्जेक्टिव मॉडल में ये थोड़े एक दो डिफरेंसेस आपको याद रखने रहेंगे. ठीक है, टाइलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइनिंग इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन? What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? How can these educational experiences be effectively organized? How can we determine whether these purposes are being attained? ठीक है, टाइलर्स ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे. वो उनका कहना था कि इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपना करिकुलम डिज़ाइन करेंगे कि आप स्कूल में आपका पर्पस क्या है, आपका एजुकेशन का पर्पस क्या है कि जो आप पाना चाहते हैं. ठीक है, किस तरह का आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, किस तरह का हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को और किस तरह से आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप अटेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे. हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड. ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है और उसके बाद इवैल्यूएशन है. ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्या था कि हमारा पर्पस क्या है. पर्पस का मतलब वही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, उसके बाद किस तरह का एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि किस तरह का हमारा माहौल होगा, किस स्कूल में हम लीनियंट होगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, या किस तरह से हमारी मेथडोलॉजी क्या रहेगी, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे सभी चीज़ों को, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने प्लान किया है उसको हम ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे और फिर इवैल्यूएशन करेंगे. ठीक है, दिस मॉडल इज़ लीनियर इन नेचर. इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि बाकी हमने मॉडल्स पढ़े वो थोड़े से सर्कुलर थे, ये लीनियर है. ठीक है, दिस मॉडल इज़ लीनियर इन नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड एंडिंग विद इवैल्यूएशन. ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है अपने ऑब्जेक्टिव से और ख़त्म हो जा रहा है इवैल्यूएशन पे. इन दिस मॉडल इवैल्यूएशन इज़ टर्मिनल. ठीक है, it is important to note that objectives form the basis for the selection and organization of learning experiences. हमारे objectives help कर रहे हैं selection of form the basis for the selection and organization of learning experience. जो भी हम learning experience देना चाहते हैं वो हमारे objective के ऊपर बेस करते हैं.
ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ही मेन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मॉडल के जैसे ही ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही हम लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये लीनियर है। यहाँ पे इवोल्यूशन में आके वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या था ऑब्जेक्टिव मॉडल में कि इवोल्यूशन करने के बाद फिर दोबारा से हम चेंजेस कर रहे हैं करिकुलम में, और वो एक सर्कल के रूप में घूमता है। लेकिन यहाँ पर ये मॉडल लीनियर है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द बेसिस फॉर असेसिंग द करिकुलम। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही हम अपने करिकुलम को असेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लर्नर, कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ऑब्जेक्टिव कौन बना रहे हैं? ये लर्नर, जो भी हम जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनके बेसिस पे, उनकी लाइफ पे, और सब जो भी हमारे करिकुलम सेट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे बना रहे हैं। ठीक है। To Tyler, evaluation is a process by which one matches the initial expectations with the outcomes. ठीक है, कि इसमें evaluation में क्या है कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो मैच होना चाहिए आपके आउटकम से, है ना। वही तो होता है ना कि हमारा आउटकम क्या है, वही होना चाहिए कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो हमें एंड में मिलना चाहिए। ठीक है, तभी सही मायने में वो एक सही करिकुलम माना जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा व्हीलर्स मॉडल। ठीक है, आई होप ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं जा रहा है। व्हीलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइन इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टाइलर्स मॉडल। ये थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था टाइलर्स के मॉडल में। व्हीलर से हमें समझ में आता है व्हील की शेप में है, सर्कुलर है। ये टाइलर लीनियर था, ये हमारा सर्कुलर है। इंस्टेड ऑफ अ लीनियर मॉडल, व्हीलर डेवलप्ड अ साइक्लिक मॉडल। इवैल्यूएशन इन व्हीलर्स मॉडल इज़ नॉट टर्मिनल। ठीक है, इसको हम कहीं पर ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये एक साइकिल के रूप में चलता जा रहा है। फाइंडिंग्स फ्रॉम द इवैल्यूएशन आर फेड बैक इनटू द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स विच इन्फ्लुएंसेस अदर स्टेजेस। ठीक है, जो भी हमारे इवैल्यूएशन है उसको हम दोबारा से फेड कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, और उसको हम दोबारा से चीज़ों को एक बार चेक करके रीसेट कर रहे हैं। इसमें क्या है, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स हमारा स्टार्टिंग में है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर सिलेक्शन ऑफ हमारा कंटेंट है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस, और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो ये हमारा एक सर्कल के रूप में चल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पेन और पेपर पे ये जितने भी ग्राफ्स हैं, जितने भी आपकी पिक्चर्स हैं, इनको एक बार आप बना कर देख लीजिए। आई एम गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको एक बार ये ग्राफ्स याद हो गए। ठीक है, सबसे पहले एम्स ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद हमने लर्निंग एक्सपीरियंस देख लिया, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, ऑर्गेनाइज किया और इवैल्यूएट किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हीलर कंटेंट्स दैट एम्स शुड बी डिस्कस्ड एज बिहेवियर्स रेफरिंग टू द एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग विच यील्ड्स द अल्टीमेट गोल्स। ठीक है, जो भी हमारा एम है वो कैसा होना चाहिए कि जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो भी हमारा बच्चों के अंदर जो भी हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो मैच करना चाहिए हमारे एम्स के साथ। वन कैन थिंक ऑफ दीज अल्टीमेट गोल्स एज आउटकम्स। जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है वो हमारा आउटकम में दिखना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ होती है सभी मॉडल्स में कि जो हमारा आउटकम है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना चाहिए। एम्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक इन करिकुलम प्लानिंग। जो हमारा करिकुलम प्लान करते हैं उसमें हमारे एम्स को हम किस तरह से सेट करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, पहले जनरल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट बोथ एन इनेबलिंग एंड द टर्मिनल लेवल। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारा जो हम स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है, जो हमारा प्रोसेस है, उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव्स हमारा अचीव होने चाहिए, और उसके बाद टर्मिनल लेवल पर भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। ठीक है, जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, हम उनको असेस कर रहे हैं, तो हम उनको टाइम टू टाइम असेस करते रहते हैं कि हमारा प्रोसेस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उस लेवल पे भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते रहते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और जो हमारा एंड में, जिसको हम बोलते हैं ना समेटिव एवोल्यूशन, हम जब करते हैं लास्ट में, हम जब करते हैं तो उसमें भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। कंटेंट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द
लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच डिटरमाइन दैट कंटेंट। कंटेंट जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस से अलग है, ठीक है, विच डिटरमाइंस द कंटेंट। कंटेंट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच डिटरमाइन दैट कंटेंट। इसमें कंटेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस से अलग रखा गया है। मीन्स कि इसमें हम पहले लर्निंग एक्सपीरियंस सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट के बेसिस पे हम लर्निंग एक्सपीरियंस को सेट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने इस मॉडल में देखा, ये जो आपने ग्राफ दिया था, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके बाद जब हमने इस लर्निंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कंटेंट को, ठीक है, ठीक है। कंटेंट आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो हमारा डिटरमाइन करता है कि कंटेंट कैसा होगा, ठीक है। कंटेंट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंस। पहले हमने कंटेंट को सेट नहीं कर लिया है, पहले हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट कर लिया, उसके बाद हम लर्निंग एक्सपीरियंस सेट करेंगे कि किस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास में, किस तरह से हमें, हमारी मेथडोलॉजी क्या रहेगी, उसके बाद हमें बच्चों में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरह से हम चेंजेस लाएंगे, हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो सब चीज़ें हम सेट करने के बाद हम अपना कंटेंट सेट करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा मॉडल आ जाता है यहाँ पर, अब है केयर्स मॉडल। मोस्ट ऑफ द फीचर्स इन केयर्स मॉडल रिसेंबल्स दोज इन व्हीलर्स एंड टायलर्स मॉडल। मोस्टली जो इस मॉडल के फीचर्स हैं वो व्हीलर और टायलर्स मॉडल के मिक्स हैं थोड़े। हाउएवर केयर डिवाइडेड द डोमेन्स इनटू 4 एरियाज। इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने मॉडल्स को, ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, इवेल्युएशन एंड स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये 4 जो पार्ट्स में डिवाइड किया, आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, इवेल्यूशन एंड स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस। अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ केयर मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन इज शोन बिलो। इसमें क्या है, ये जो 4 चीज़ों में जो डिवाइड किया है, ये चारों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और उसके बाद इवेल्युएशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये पिक्चर आपको माइंड में बिठा लेनी है। अगर पिक्चर याद रहेगी, बड़ी इजीली आप अपने आप बना के लिख दोगे, अदरवाइज आप याद करते रहोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू शुड नोट अबाउट द मॉडल इज दैट द 4 डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and objectives are derived from school learning experiences and knowledge। जो भी 4 मॉडल हैं वो इंटर रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं कि हमें किस तरह का नॉलेज हमें एक्वायर करना है और किस तरह का स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके बेसिस पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। इन केयर मॉडल ऑब्जेक्टिव को आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फिर से 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर, ठीक है। ये हमने पहले भी कई बार डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर की बच्चों के जो ब्रेन के स्किल्स हैं, माइंड के स्किल्स हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए, जो मोटर स्किल्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, जो उनकी सेंस पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें बच्चों की होनी चाहिए, तो वो उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। The model further indicates that knowledge should be organized, integrated, sequenced and reinforced, ठीक है। पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, फिर उसके बाद दोबारा से जो 4 पार्ट में डिवाइड किया था ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया कि ऑब्जेक्टिव हमारा इनके बेसिस पे होना चाहिए, जो नॉलेज है वो हमारी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए, सीक्वेंस्ड होनी चाहिए और रीइंफोर्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, कि उसको नॉलेज को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से वो रिलेटेड होने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स से, और जो भी हम बच्चों के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं वो उसके अंदर अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए,
सीक्वेंस में एक होना चाहिए और रीइंफोर्स्ड होना चाहिए कि बच्चों को हम जब आप बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, किस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो रीइंफोर्समेंट भी होना चाहिए। इवैल्यूएशन इन कैस मॉडल इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द करिकुलम। फिर इवैल्यूएशन किस तरह से होना चाहिए कि जब हम जो भी हमारा मॉडल है उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और वो जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा दोबारा से करिकुलम को रीसेट करने में। स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल अपॉर्चुनिटीज, स्कूल कम्युनिटी, पीपल एंड टीचर, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस है वो किस किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, किन के बेसिस पे होता है कि हमारी सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरह की हम चेंजेस उनमें लाना चाहते हैं, हमारे जो स्कूल की कम्युनिटी है, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे वो बच्चे किस तरह से हैं, हमारे टीचर्स कैसे हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारा कंटेंट कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इन सब के बेसिस पे ही हमारा स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उन्हीं के बेसिस पे तो आप हमारा जो भी मेथोडोलॉजी है, किस तरह से हम फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मिल के ही तो एक एक्सपीरियंस बनता है ना कि बच्चों को किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है स्कूल में। ठीक है, बच्चों को किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है वो कैसे डिपेंड करता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सब मिलके ही बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है स्कूल में। ठीक है, तो ये था हमारे 4 मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी इमेजेस हैं, जो भी हमने ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, इनको आप एक बार बना के देख लेना और बहुत 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे और चार्ट्स आप एक बार आपके माइंड में बैठ जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको इस टॉपिक को तैयार करने में। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।